हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मतलब होता है काल। और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो आपको पता ही होगा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। आपको ये भी पता होगा कि हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का भी आप देख सकते हो, फ्यूचर के भी ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हो टोटल 12 टेंस होते हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। पहला जो होता है, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, इस तरह के वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में ता है, जैसे खाता मैं खाता हूँ, वह गाना गाती है, हम खेलते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू या फिर डज। डू किसके साथ हम लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ, डज हम कौन से सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए बस कि हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज है, और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस लगा दो। एस ई एस फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म माना गो है, वर्ब गो है, तो एस ई एस मतलब गोज हो जाएगा। अगर कम है तो कम्स हो जाएगा। ओके, अगर ईट है तो ईट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एस ई एस फॉर्म होती है। एस ई एस फॉर्म का यूज़ हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कितने तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे एक टेंस में? हम 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव, जिसमें हम यस और नो और डब्ल्यू एच क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। आप देख सकते हो जाती हूँ लिखा है, जो कि मैंने पहचान आपको पहले ही बता दी थी कि पहचान इसकी ती है, ते है या फिर ता है। सेंटेंस के लास्ट में आएगा। इसी तरह के सेंटेंस इस टेंस में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि इस टेंस की डू और डज है, और मेन वर्ब जो है या तो फर्स्ट फॉर्म है या तो एस ई एस फॉर्म है। वो कैसे होगा और कहाँ होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट आई, और फिर लिखा हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब गो। आई के साथ हम गो ही लिखेंगे, गोज नहीं लिखेंगे। गोज थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, ही शी इट के साथ यूज़ करते हैं। गोज, ईट्स, एस ई एस फॉर्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसे हम किसके साथ यूज़ करेंगे? ही, शी और इट के साथ यूज़ करेंगे। आई के साथ हम केवल गो लिखेंगे, गो टू स्कूल डेली। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। सेकंड है वह सच बोलती है, शी के साथ आप देख सकते हो ये मेन वर्ब है, फिर है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब जो है उसकी एस ई एस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि किसी का नाम है, जैसे रोहित है, मोहित है या फिर सोनम है, इस तरह के नाम है, तो उनके साथ भी जो वर्ब आएगी उसके पीछे या तो एस आएगा या तो ई एस आएगा। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ हम नहीं करते हैं। हाँ, अगर एम्फेटिक सेंटेंस है, जो सेंटेंस हम जोर दे के बोलते हैं, उनमें हम डू का यूज़ करते हैं, वो तो आपको पता होगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हम डू और डज का यूज़ नहीं करते हैं। डू और डज का यूज़ हम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने मेन वर्ब लिखी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब हम इसमें नहीं लिखते हैं, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर मेन वर्ब में आपको ध्यान देना है कि कहाँ हम केवल गो लिखेंगे, केवल वर्ब लिखेंगे,
और कहाँ हम एस और ई एस उसके पीछे ऐड करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में भी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं, ये आप देख सकते हो, आई यू वी दे ही शी इट, इन्हें कहेंगे सब्जेक्ट। इनके अलावा जो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी पर्सन का नेम है, वो भी सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में भी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है वो भी मैंने आपको लिखा है, कौन सी मेन वर्ब आपको यूज़ करनी है वो भी मैंने आपको लिखा है। यहाँ आप देख सकते हो आई यू वी दे के साथ हमने डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। और ही शीट के साथ हमने डज का यूज़ करा है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। प्लस एस ई एस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर वर्ब है गो, ओके, वर्ब है गो और सब्जेक्ट इसके आगे ही लिखा हुआ है, तो हम गो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गोज, जी ओ ई एस। यहाँ पर हमने ई एस ऐड करा। किसी जैसे शी है, शी के साथ अगर ईट लिखा है तो केवल ईट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ एस ऐड कर देंगे। तो कहीं हम एस ऐड करते हैं, कहीं हम ई एस ऐड करते हैं, तो इसको हम एस या ई एस, एस और ई एस फॉर्म भी वर्ब की बोल सकते हैं। एस ई एस फॉर्म हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ही शी इट के साथ यूज़ करते हैं, या फिर किसी का नाम है, जैसे यहाँ अगर मैं मोहित लिख दूँ तो इसके साथ भी हम एस या ई एस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का और किस मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब आप देखो, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, 2 अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस है वे झूठ नहीं बोलते हैं। नेगेटिव मतलब जिनमें नॉट आता है, लेकिन ये ध्यान रखना केवल नॉट नहीं आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी। नॉट के आगे हमेशा, नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस हो। स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना कि नॉट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब का हमेशा यूज़ करते हैं। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, डू या डज लिखनी है। अब डू या डज किसके साथ आएगी वो मैंने आपको बता दिया था। दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, और ही शीट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसमें भी आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि ही के बाद आपने डज लिखा है, तो अब यहाँ डू की जगह आप डज नहीं लिखोगे, या फिर यहाँ टेल्स नहीं लिखोगे, या फिर यहाँ डज नहीं लिखोगे। मतलब यहाँ मेन वर्ब की एस और ई एस फॉर्म का यूज़ नहीं करोगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप एस ई एस फॉर्म का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये एस और ई एस आप देख सकते हो डू और डज, डू के पीछे ऑलरेडी हमने ई एस लगा दिया है, तो अब हम मेन वर्ब के पीछे ई एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ केवल क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये बात ध्यान में रखना। तो नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से करते, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया। केवल 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और दूसरा होता है पास्ट का इंडेफिनिट। तो इन 2 टेंस के जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हो, ये भी 2 तरह के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य इनको बोलते हैं, जिनके पीछे हम हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पहला होता है यस और नो क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनके जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं उनको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। और दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, आप देख सकते हो जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, तो यस और नो क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे। यस और नो क्वेश्चन हिंदी
हिंदी में ये जो प्रश्न होते हैं हमेशा क्या से शुरू होते हैं, क्या से स्टार्ट होंगे, क्या, ठीक। और इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेना कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है। जैसे सब यहाँ पर तुम, हमें सब्जेक्ट दिया है तुम, मतलब यू। यू के साथ हम डू या डस का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यू के साथ पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसमें सबसे पहले क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस तरीके से ये सेंटेंस हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यस और नो क्वेश्चन में इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे। ये बात ध्यान में रखना। और क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो, हमने इसको लिखा डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। तो सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमने दूसरा सेंटेंस भी लिखा है, क्या वह तुम्हें पढ़ाती है। तो यहाँ हमने डज लिखा है, क्यों, क्योंकि शी के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब लिखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। तो इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और इसी तरीके से बाकी सेंटेंस भी हम करेंगे। WH क्वेश्चन में क्या, हाँ, कैसे करते हैं, तो WH क्वेश्चन आप देख सकते हो हमने क्या लिखा है, वह रोज़ सुबह कहाँ जाता है, वह रोज़ सुबह कहाँ जाता है। इन क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, जैसे व्हाट से या फिर वाई से या फिर व्हेन से, ओके, या फिर हु से। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये इन्हीं से शुरू होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन या फिर हाउ से। तो ज़्यादातर जो WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इनको भी हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम इनको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वेयर से, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वाई से। और इनके पहले आप देख सकते हो इन शब्दों के पहले क्या लिखा हुआ है, WH लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, WH, इसलिए हम इनको WH क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, तो इनका जो स्ट्रक्चर है सेम यस और नो क्वेश्चन की तरह है, केवल आप देख सकते हो डज ही गो एवरी मॉर्निंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे पहले हमें केवल क्या ऐड कर देना है, WH क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना। वेयर, वाई या व्हेन, ये सब हम अगर यस और नो क्वेश्चन के आगे लिख देते हैं तो ये भी WH क्वेश्चन बन जाएंगे। तो स्ट्रक्चर सेम है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू और डस। तो हमने देखे कि 4 तरह के सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव में हमने यस और नो और WH क्वेश्चन दोनों देखे। इन चारों सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखी। वर्ब में भी पहले हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं और फिर मेन वर्ब लिखते हैं, लेकिन इस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी अफर्मेटिव सेंटेंस में। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, केवल मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ लिखी हुई है, या तो फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम SES ऐड कर देते हैं। और किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम S और ES फॉर्म का यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ भी है। और जो भी ये फाइल है, जो भी ये PDF फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, जहाँ भी कंटिन्यूअस हो हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसमें रहा ज़रूर आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही है लगातार, और रहा मतलब मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ा रही हूँ। काम जो लगातार चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
तो ऐसा काम जो लगातार चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है या ख़त्म नहीं हुआ था या ख़त्म नहीं हुआ होगा। मतलब अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है, तीनों में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब सेम होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की और फ्यूचर कंटिन्यूस की टेंस की मेन वर्ब सेम होती है, जो होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के पीछे हम आईएनजी, गो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गोइंग। ईट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ईटिंग। ईट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ईटिंग। ईटिंग मतलब वर्ब के पीछे हम आईएनजी ऐड कर देंगे। ओके। टीच नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टीचिंग। टीचिंग इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर इसको फोर्थ फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, फोर्थ फॉर्म हम लिखेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस की अलग अलग होती है। मतलब अगर हमारे पास 12 टेंस है तो 12 इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, सारी अलग अलग होंगी। हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है और हेल्पिंग वर्ब से ही हम किसी टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो किसी टेंस की पहचान करने का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी किसी टेंस की पहचान करने का तरीका है। ये भी आपको अब पता होना चाहिए। मतलब हेल्पिंग वर्ब से कैसे हम सेंटेंस की पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, कैसे पहचानेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बाद में जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो उसमें काम आता है। तो ये बात ध्यान से सुनना कि हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा ध्यान में रखना, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। ओके। तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज एम आर और पहचान है इसकी रहा है, रही है। मतलब मैं, वह काम कर रहा है, वह गा रही है, वे खेल रहे हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है। मेन वर्ब जो होती है वो मैंने पहले ही बता दिया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होती है। मतलब वर्ब के पीछे हम आईएनजी लिख देते हैं। ठीक, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज़ होगी वो देख लीजिए। मेन वर्ब तो सबके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी या फिर फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हो आई के साथ एम का यूज़ होगा। यू वी दे जो प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ आर, आर मतलब है, हिंदी में आर को क्या बोलते हैं, है। तो जो प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, उनके साथ आर का यूज़ होगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज का यूज़ होगा। इज मतलब है, इसका हम यूज़ करेंगे। आई के साथ एम का, आई के साथ एम का, यूवी दे के साथ आर का और ही शीट के साथ इसका यूज़ होता है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगी। ओके। और पहचान है इसकी ये लिखी है। ओके। तो फर्स्ट हम अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख सकते हो, मैं एक पत्र लिख रही हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है SVO, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है SVO। S मतलब होता है सब्जेक्ट, V मतलब होता है वर्ब, O मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट मैंने लिखे भी हैं। ये आपके जो प्रोनाउन है, ये जितने भी प्रोनाउन है ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनके अलावा अगर किसी का नाम है, मैंने पहले भी बताया, अगर सोनम है, मोहित है, रोहन है, खुशी है, जितने भी नाम है, ये जितने भी नाम है ये सब सब्जेक्ट है। ओके। और SVO जो मैंने आपको बताया, SVO में भी हम वर्ब, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर मेन वर्ब लिखेंगे। इससे पहले जो हमने टेंस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसमें हम लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। और राइट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, राइटिंग। राइटिंग मतलब ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने लिखा। सेकंड है वह एक उपन्यास पढ़ रहा है, ही, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी है, केवल 3 हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इज एम आर। एम को आई के साथ लिखेंगे और किसी के साथ एम का यूज़ नहीं होगा। इज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आर का यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब सबके साथ एक ही मेन वर्ब होगी, वो होगी फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जिसको हम ING फॉर्म भी बोलते हैं। ओके।
ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट आएगा। नॉट किसके बाद आएगा? मैंने पहले ही बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इज एम आर के बाद नॉट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऋतु अपने कमरे में नहीं पढ़ रही है। ऋतु, फिर लिखा हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब से के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। आप देख सकते हो स्टडिंग लिखा है, स्टडीज नहीं लिखा है, स्टडी नहीं लिखा है, या फिर थर्ड फॉर्म नहीं लिखी स्टडीड, यहाँ लिखा है स्टडिंग। क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है। या फिर आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, रही है, तो जहाँ भी रहा, रही, ये सब होगा, रहे होगा, वहाँ आप ध्यान में रखना हमेशा कि आईएनजी फॉर्म हम लिखेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ओके, इस तरीके से। सेकंड है तुम मुझे नहीं पढ़ा रही हो। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, यू के साथ हम आर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, यू के साथ, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर मतलब अगर हम केवल एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, एक पर्सन को बोल रहे हैं, तो वो सिंगुलर हो जाता है। और अगर हम बहुत सारे लोगों को भी तुम बोल सकते हैं हिंदी में, तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यू सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा हम आर का यूज़ ही करते हैं। यू के साथ हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो यू के साथ, हालांकि ये वन पर्सन है, हालांकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ फिर भी आर का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यू के साथ हम हमेशा आर का यूज़ ही करते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहिए सिंगुलर है चाहिए प्लूरल है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बाद है, इसमें भी यस और नो क्वेश्चन है और WH क्वेश्चन है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ यस और नो क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज से हमने शुरू किया था, यहाँ पर हमने इज एम आर से इनको शुरू करना है, क्योंकि इज एम आर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हमने लिखा है हिंदी में क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, और इंग्लिश में आर यू गोइंग टू दिल्ली। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम ये मत सोचना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा मेन वर्ब आएगी, नहीं, इससे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। क्या वह झूठ बोल रही है? इज शी टेलिंग अ लाई? इस तरीके से हमें लिखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। WH क्वेश्चन, वे कहाँ जा रहे हैं? तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। स्ट्रक्चर वही है, इसमें भी स्ट्रक्चर वही है और सेम स्ट्रक्चर है, केवल यहाँ हमने आगे क्या ऐड कर दिया? WH क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, बस इतना अंतर है दोनों में, आप देख सकते हो। ओके, सेकंड है तुम क्या कर रहे हो। तो क्या को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? व्हाट बोलेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तो इस तरीके से इस टेंस के हम सेंटेंस करते हैं। तो चार तरह के हमने सेंटेंस लिखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस और नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। चार तरह के हमने इसमें सेंटेंस लिखे और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता चल गई होगी इस टेंस की, ठीक। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, या फिर लिया है, लिया। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ या फिर मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब काम जो है वो पूरा हो चुका है ना, जो भी काम है वो फिनिश हो गया है। तो बात एक ही है, अगर मैं बोलूँ मैं अपना काम कर चुकी हूँ या मैंने अपना काम कर लिया है, तो बात एक ही है। मैंने पढ़ा दिया है या मैं पढ़ा चुकी हूँ, बात एक ही है। तो ये इसकी पहचान होती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव होती है। हैव किसके साथ यूज़ होगा और हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, ये भी मैंने आपको लिख के बता रखा है। IUV के साथ हैव और ही शीट के साथ हैज़ का यूज़ होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है
तो होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से इसकी पहचान होगी। अगर पास्ट हम लिख दें, ये प्रेजेंट को काट के हम पास्ट अगर लिख दें तो तब हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, अगर हम फ्यूचर कर देते हैं तो होगा चुके होंगे। तो ये इस टेंस की पहचान है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको बता दी है, हैव हैज़ है। और मेन वर्ब हमेशा ध्यान रखना, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। मेन वर्ब कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। और हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़। ही शीट या फिर सिंगुलर के साथ हम हैश का यूज़ करेंगे, और प्लूरल के साथ जो होता है उनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, आई को छोड़ के। आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं, हालांकि आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख सकते हो, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वे अपना काम कर चुके हैं या उन्होंने अपना काम कर लिया है, एक ही बात है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लिखा। हैव क्यों लिखा? क्योंकि आई यू वी दे के साथ हम हैव लिखते हैं, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम हैव लिखते हैं। मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लिखी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। फिर है सेकंड सेंटेंस, मैं उसे पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टॉट हर। ये सेंटेंस करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना भी ज़रूरी है, तो थर्ड फॉर्म आप याद कर सकते हो वर्ब की, सेकंड और थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग उसे याद कर दोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हैव लिखा है। हैव क्यों लिखा है? क्योंकि आई यू विदे के साथ हैव का यूज़ होता है। हैव है हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। इससे पहले जो हमने टेंस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम और आर। उसके बाद मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है एस वी ओ ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो स्ट्रक्चर सेम है इसका। लिखा है मैंने अभी लंच नहीं किया, आई हैव नॉट टेकन माई लंच येट, इस तरीके से। मुझे कोई पत्र नहीं मिला है, आई हैव, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब जो नॉट होगा, नॉट तो आएगा ही सेंटेंस में क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वो हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आएगा। ओके, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो? तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। इसका स्ट्रक्चर यही होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे और इंग्लिश में किससे हो रखे हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, हैव या फिर हैज़ से स्टार्ट कर रखे हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से WH क्वेश्चन वर्ड भी है, तुमने अभी तक अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया है? वाई मतलब पहले WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नॉट भी क्वेश्चन में है तो नॉट किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम करेंगे। फिर वह आज कहाँ गई हुई है? तो वेयर, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये टेंस भी हमारा हो गया। इस टेंस में भी हमने 4 तरह के सेंटेंस पढ़े। आपने देखा कि इसकी हर एक टेंस की आप ये देख लोगे, आप पहचान आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है, कोई वाक्य लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ये किस टेंस का है, या फिर इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो भी आप पहचान सकते हो हेल्पिंग वर्ब की मदद से, क्योंकि मेन वर्ब तो सेम होती है। मेन वर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी वही होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की भी वही होगी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी थर्ड फॉर्म ही होगी, मतलब सेम होगी, उससे आप पहचान नहीं सकते हो। तो आप पहचान कैसे करोगे? अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है आप पहचान करोगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हर एक टेंस की अलग अलग होती है। ठीक है, और हिंदी में आप पहचान इस तरीके से करोगे सेंटेंस की।
हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मेन वर्ब सेम है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, वो आपको याद होनी चाहिए। और हमने 4 तरह के सेंटेंस किए, इनके हमने स्ट्रक्चर देखा किस तरीके से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, नॉट कहाँ लिखते हैं, और यस और नो क्वेश्चन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किससे वो शुरू होते हैं और किस तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हमने देखा। और WH क्वेश्चन वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं वो भी हमने देखा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया है, और कंटिन्यूस मतलब कुछ काम पूरा हो भी गया है और कुछ अभी चल भी रहा है, तो दोनों को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस है। आप देख सकते हो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, अब देखो इसमें कंटिन्यूस आ रहा है, तो मैंने कहा था कि जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ आपको रहा तो ज़रूर लिखना है, तो इसकी पहचान हो जाएगी रहा। रहा को आप इससे कनेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यूस जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ पर रहा या रहे या रही ज़रूर आप लिखेंगे, या समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। ओके, अगर रहा है तो फिर प्रेजेंट का है, रहा था है तो फिर पास्ट का है, और रहा होगा या फिर रही होगी है तो फिर फ्यूचर का होगा, लेकिन होगा कंटिन्यूसली। अब अंतर क्या है, अगर यहाँ भी यही है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने यही पहचान देखी है, तो फिर इस टेंस में और उस टेंस में क्या अंतर है। इस टेंस और उस टेंस में ये अंतर है कि यहाँ हम टाइम को भी डिनोट करते हैं, यहाँ हम टाइम भी बताते हैं, क्योंकि कोई काम हो गया है तो कितने टाइम पहले वो काम हो गया है, या चल रहा है तो कितने समय से वो काम चल रहा है। तो इस टेंस में हम टाइम पे भी फोकस करते हैं, टाइम भी लिखते हैं, दोनों में यही अंतर है। आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब इनकी सेम है, हैव यहाँ भी है, हैज़ भी है, केवल एक एडिशनल वर्ड है वो है बीन। तो जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उनमें बीन ज़रूर आता है। आगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी जो होगी, जो रहेगी परफेक्ट टेंस की, और बाकी आ जाएगा बीन। मतलब अगर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, तो इनके पीछे हम क्या लिखेंगे, बीन लिख देंगे, ये एडिशनल वर्ड आएगा। ओके, अगर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो उसके पीछे हम बीन लिख देंगे। इस तरीके से ये किए जाते हैं। कंटिन्यूस है तो मैंने कहा था कि जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म होगी। ओके, अच्छा इसमें टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम के लिए सिंस और फॉर, ये 2 शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन 2 शब्दों का इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई काम कर रही हूँ 7 मिनट से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तब तो मैं फॉर लिखूँगी। और अगर मैं फिक्स टाइम बता रही हूँ कि मैं 6 बजे से पढ़ रही हूँ, 7 मिनट कोई भी हो सकता है ना, यहाँ पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा है कि शाम के हैं, सुबह के हैं, या फिर कौन से 7 मिनट हैं, है ना। यहाँ थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग रहा है, हालांकि यहाँ हमें सुबह शाम का पता नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है कि 6 बजे है, 6 बजे से कोई काम हो रहा है। तो जो इस तरह का जो होगा, मतलब अगर मिनट है, मिनट लिखा हुआ है तो फॉर का यूज़ होगा, और अगर 6 बजे से कोई काम हो रहा है तो सिंस का यूज़ होगा, 6 बजे से या 3 बजे से या 4 बजे से, 7 मिनट है या 8 मिनट है, अगर 3 घंटे से 2 घंटे से मैं ये काम कर रही हूँ, 1 घंटे से काम कर रही हूँ, 3 घंटे से काम कर रही हूँ, तब फॉर लिखा जाएगा। और अगर महीने का नाम हमने लिखा है, 8 मार्च से मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे अगर हम बोलेंगे 3 महीने से काम कर रही हूँ तब फॉर आएगा। अगर महीने का नाम लिखा है कि मार्च से कर रही हूँ या फरवरी से कर रही हूँ तब सिंस आएगा। ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि 2 दिन से मैं काम कर रही हूँ, 1 दिन से काम कर रही हूँ, तब फॉर आएगा। और दिन का मैंने नाम लिख दिया है, संडे मंडे ये बता दिया है तो सिंस आएगा। महीने का नाम बता दिया है तो सिंस आएगा, और महीने का नाम नहीं पता, केवल महीना लिख दिया है तो फिर फॉर आएगा। अगर ईयर साल लिखा है 5 साल से 3 साल से, तो फिर फॉर आएगा। और अगर एक फिक्स हमने ईयर लिख दिया 1989 तो यहाँ पर सिंस आएगा। तो आप देख सकते हो किसके साथ फॉर आना है, किसके साथ सिंस आना है। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ भी सिंस हम लिखते हैं, मॉर्निंग इवनिंग टुमारो यस्टरडे, इनके साथ भी हम सिंस लिखते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना।
ये लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैंने बता दिया है कि मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। इनका यूज़ कैसे करते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले टेंस में भी किया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा है, वह 2 घंटे से खेल रही है। अब यहाँ पर टाइम भी है। अगर केवल लिखा होता कि वह खेल रही है तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता, लेकिन अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने टाइम भी दे दिया है, कब से ये काम कंटिन्यू चल रहा है ये भी हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले शी है, सब्जेक्ट है शी, खेल रही है मतलब शी है। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, मेन वर्ब है प्लेइंग, और अब टाइम जो है फॉर और सिंस वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो अगर 2 आवर्स है, 2 घंटे है, तो मैंने कहा था कि अगर 2 घंटे है तो वहाँ हम फॉर लिखेंगे। अगर 2 बजे से होता तो वहाँ हम सिंस लिखते। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। या फिर 3 घंटे होता तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, इस तरीके से इसको करेंगे। ओके, तो ये लास्ट में ही हम लिखते हैं इसको। नेक्स्ट है मैं 8 बजे से पढ़ रही हूँ। पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हैव बीन। हैज़ और हैव बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया था कि किसके साथ हैज़ आएगा, किसके साथ हैव आएगा। जिसके साथ हैज़ आएगा उसी के साथ हैज़ बीन भी आएगा, और जिसके साथ हैव आएगा उसी के साथ हैव बीन भी आएगा। तो आई यू वी दे के साथ हैव बीन आएगा और ही शीट के साथ हैज़ बीन आएगा, इसलिए आई के साथ यहाँ हैव बीन लिखा हुआ है और शी के साथ हैज़ बीन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, और फिर मेन वर्ब है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, जहाँ भी कंटिन्यूअस होगा वहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो। फिर है सिंस 8 o'clock, क्योंकि यहाँ 8 बजे से है, अगर 8 घंटे से होता तो फॉर आता, 8 बजे से है तो सिंस आ रखा है। नेगेटिव सेंटेंस में भी यही है, वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। शी लिखा, उसके बाद हमने इसमें नॉट कहाँ आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में आएगा। हैज़ और बीन के बीच में नॉट आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट नहीं आएगा। यहाँ पर किसके बीच में नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है 2 शब्द हैं। हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्द हैं, 2 शब्द। इससे पहले जितने भी टेंस थे उसमें हेल्पिंग वर्ब में केवल 1 शब्द था, जैसे केवल इज था, या फिर केवल एम था, या फिर आर था, या फिर केवल हैज़ था, केवल हैव था। इसमें 2 शब्द हैं, हैज़ भी है, बीन भी है, तो इनके बीच में नॉट आएगा। इनके बीच में नॉट आएगा। तो हमने लिखा शी हैज़ नॉट बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमने कर दिया। दूसरे में वे 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहे। दे हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हैव नॉट बीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट लिखा है। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमने किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बता रखा था हिंदी में क्या से शुरू होंगे और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, हैव या हैज़ से शुरू होगा। इसके साथ भी हमने देखा हैव बीन के बीच में यू आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आ रखा है, जैसा हमने इससे पहले टेंसेज में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट था फिर मेन वर्ब थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बीच में, मतलब हैव और बीन के बीच में ही यू लिखा है। तो ये भी आप ध्यान रखना, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द होंगे तो नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होगा वो बीच में आएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो भी बीच में आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। तो हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह सुबह से लिख रही है, हैज़, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आधी यहाँ है आधी यहाँ है, बीच में हमने सब्जेक्ट लिखा है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से करना है। WH क्वेश्चन में वह 2 साल से कहाँ रह रही है, वेर को हमने ऐड कर दिया। वेर, WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ को वेर बोलते हैं, तो वेर लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही था, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये हैज़ बीन, और इनके बीच में शी लिखा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ 2 साल से है इसलिए फॉर लिखा है। अगर यहाँ पर 1989 साल का साल ही होता, वर्ष ही होता, यहाँ पर 1989 होता या 1993 होता, तो फिर यहाँ सिंस हम लिखते, फॉर नहीं लिखते, तब हम क्या लिखते, सिंस लिखते। सुबह से, यहाँ लिखा है तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन,
हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब सुबह से मॉर्निंग के साथ मैंने बताया था आपको सिंस ऐड करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखा है सिंस मॉर्निंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो ये हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा कि इसकी पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, मेन वर्ब देखी और सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है वो हमने देखा। 4 तरह के हमने सेंटेंस देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमने इसमें सेंटेंस देखे किस तरीके से करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अब है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की आपको मैंने आपके लिए पहचान लिखी है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब लिखी है, आप देख सकते हो। पहचान है सिंपल पास्ट टेंस मतलब इस टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें काम पूरा हो चुका है, मतलब काम पूरा हो गया है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो जैसे गया, खाया, मिला या फिर आया। मैं कल उससे मिला और मैंने आम खाया, है ना। मैं स्कूल गया। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है आप देख सकते हो केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब डिड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें डू और डज थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर थी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन था। लेकिन इसमें केवल एक ही है, वो है डिड। तो ये ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं इस टेंस, अगर इस टेंस में हम कोई वाक्य लिख रहे हैं इस टेंस के अंदर, तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे इससे पहले वाले टेंसेज में हम करते आए हैं, है ना। तो इसमें सबके साथ हम डिड का यूज़ ही करेंगे और मेन वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। बाकी जिनके साथ भी हम डिड का यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि किस पैटर्न पे मैं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको एक एक करके सारे टेंस पढ़ा रही हूँ। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने उसके 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चारों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पास्ट के 4 पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर के 4 टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं या फिर इसको सिंपल पास्ट टेंस भी हम बोल सकते हैं। टेंस में हम क्या देख रहे हैं, एक तो हम पहचान देख रहे हैं कि किस टेंस की क्या पहचान है। दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, हर एक टेंस के अलग अलग है। तीसरा हम मेन वर्ब देख रहे हैं। उसके बाद हम अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम 2 तरह के सेंटेंस कर रहे हैं, यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो इतने सेंटेंस हम एक टेंस में कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बताई। मेन वर्ब मैंने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। बाकी जो सेंटेंस होंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उनमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। तो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इससे पहले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, और ये भी बताया था कि 2 ही ऐसे टेंस होते हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। एक तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, ठीक है, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। तो अफर्मेटिव टेंस में आप देख सकते हो वह कल आया लिखा है। तो इसे हमने कैसे लिखा है, पहले हमने सब्जेक्ट लिखी, फिर मेन वर्ब लिखी, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, जो भी है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम, कैम, कम। ओके, तो ये कम की सेकंड फॉर्म है कैम। सेकंड है उसने एक पत्र लिखा, शी। सीधा शी के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद हमने SVO, ये स्ट्रक्चर होता है, पहले भी मैंने बहुत बार बता दिया है, ये होता है स्ट्रक्चर। इसमें वर्ब मैंने कहा था पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर मेन वर्ब आती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने मेन वर्ब लिखी, शी सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। शी रोट और सब्जेक्ट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब लिखेंगे उसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे।
तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी है रोट, शी रोट अ लेटर, इस तरीके से। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की डिड, और मैंने कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, लेकिन नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। कहीं कहीं पर जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द होते हैं वहाँ नॉट बीच में आता है, जैसे हैज़ बीन के बीच में हैज़ नॉट बीन आएगा, और यहाँ पर डिड के बाद नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तो ये लिखा है, उसने मेरी मदद नहीं की, ही डिड नॉट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और फिर नॉट हेल्प मी। हेल्प है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन। अब देख सकते हो आप, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखी है, यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखी है। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि डू और डज जब हम लिख रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का या फिर एस फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी जगह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड के साथ याद रखना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो लिखा है ही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले ही बताया था हिंदी में क्या से शुरू होंगे, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब की क्या उसने तुम्हें पढ़ाया, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल उससे मिले, डिड है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, यू सब्जेक्ट, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम ये है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। और WH क्वेश्चन में क्या करेंगे, उसने कल तुम्हें क्यों मारा, वाई डिड, वाई आगे से WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वाई डिड ही बीट यू यस्टरडे। सेकेंड है तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। व्हाट है WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। मतलब इसका आपको स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब। इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आप देख लो जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ रहा भी होगा, रहा था या रहा है या फिर रहा होगा, इस तरह से सेंटेंस लिखे जाएंगे। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप देख सकते हो रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहा है मतलब प्रेजेंट, रहा था मतलब पास्ट, रहा होगा मतलब फ्यूचर। लेकिन रहा तो सब में आएगा, कंटिन्यूस जहाँ होगा वहाँ रहा होगा, और वहाँ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म होगी। जहाँ भी कंटिन्यूस होगा ध्यान रखना वहाँ हमेशा मेन वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करता है। और हेल्पिंग वर्ब लेकिन हर टेंस की अलग होती है। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वज और वर। ओके, वज किसके साथ होगा, वज मतलब हिंदी में वज को बोलते हैं था, और वर होता है थे। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि था मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, और थे मतलब ये प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट, इनके साथ वज लिखेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दोनों में फोर्थ फॉर्म, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ फोर्थ फॉर्म आएगी, ING फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म आएगी। वी दे के साथ, क्योंकि वी दे मैंने आपको बताया था कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, वर्ब का यूज़ होगा। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो, मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड है बच्चे चिल्ला रहे थे, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट SVO, स्ट्रक्चर वही है, केवल वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आएगा, और मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि नॉट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गाय खेत में घास नहीं चर रही थी, द काउ, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से ये किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में देते हैं, क्या से शुरू होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्योंकि सब्जेक्ट शी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्स, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। क्या कुत्ते पूरी रात भौंक रहे थे, वर डॉग्स बार्किंग ऑल नाइट, इस तरीके से। और WH क्वेश्चन में आप देख सकते हो तुम कल क्या कर रहे थे, वट, केवल WH क्वेश्चन वर्ड आगे हम जोड़ देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा यस और नो क्वेश्चन का था। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल हम आगे क्या करते हैं, एक शब्द जोड़ देते हैं। वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से करेंगे। तो ये भी आसान है। इसमें आपने देखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस था, मैंने बहुत बार बताया है। कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की आएगी, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने की ज़रूरत है। हिंदी में भी आप पहचान आराम से पता कर सकते हो कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, ये भी आप पता कर सकते हो। कंटिन्यूस में रहा आता है, और अगर पास्ट लिखा है तो था आएगा। था, थी, थे, ये सब पास्ट की पहचान होती है, हूँ, है, ये प्रेजेंट की पहचान होती है, होगा, होगी, ये सब फ्यूचर की पहचान होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके। और इंग्लिश में आप सेंटेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हो। 4 तरह के पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब तो सबके साथ एक ही आएगी, और कौन से सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हमने देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट टेंस है उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले भी मैंने बताया था जहाँ भी परफेक्ट होता है वहाँ चुका होता है। जैसे कंटिन्यूस में रहा होगा, परफेक्ट में चुका होगा या लिया होगा। जैसे मैं अपना काम कर चुकी थी या मैंने अपना काम कर लिया था, एक ही बात है ना। अब इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जहाँ भी परफेक्ट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ कंटिन्यूस होता है वहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और जहाँ परफेक्ट होता है वहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके। जहाँ कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस लिखा हुआ होता है, कोई भी टेंस है, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन सब में वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मतलब 6 टेंस तो ऐसे हैं हमारे जिनमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद 3 टेंस ऐसे हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनमें किसका यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो 3 टेंस तो ये हो गए जिनमें थर्ड फॉर्म का, तो 9 टेंस तो आपको ऐसे याद हो गए। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड यूज़ होगी, हेड का यूज़ करेंगे हम। ओके। तो 9 टेंस तो आपको ऐसे याद हो गया कि मेन वर्ब कौन सी होगी, और हेल्पिंग वर्ब आपको अलग अलग से याद करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। ठीक। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत जा चुका था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो आपको थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए इसके लिए। वे अपना काम कर चुके थे, दे, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से वे अपना काम कर चुके थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है। उसका नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कि नॉट किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो उसने मेरा काम नहीं किया था, ही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। सेकेंड है हमने चाय नहीं पी थी। वी, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बहुत बार बताया है क्या से शुरू होगा, यहाँ ये हेड से शुरू होगा। हेड से क्यों शुरू होगा, क्योंकि हेड हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं यस और नो क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हैड दे गॉन टू कॉलेज। ओके। इस तरीके से। फिर क्या वह जा चुका था, हैड ही गॉन, इस तरीके से। और WH क्वेश्चन में वह कहाँ गई थी या वह कहाँ जा चुकी थी, वेयर, WH क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर हैड शी गॉन, वह बाजार कब गई थी, कब, वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैड, शी है सब्जेक्ट, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वैन हैड शी गॉन टू मार्केट। इस तरीके से करेंगे। तो इस टेंस में आपने देखा इस टेंस की पहचान क्या थी, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, मेन वर्ब क्या थी।
ठीक है। मेन वर्ब परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करना है, नेगेटिव कैसे करना है, इंट्रोगेटिव कैसे करना है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ टेंस में, तो अब आपको याद हो ही गया होगा, है ना। उसके बाद आप देखो केवल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट का केवल क्या बचा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ कंटिन्यूस लिखा है, हालांकि आप परफेक्ट भी लिखा है, लेकिन ये हम अभी इसको अवॉइड करेंगे। ये कंटिन्यूस हम देखेंगे। कंटिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म आएगी। और आपने देखा कि इससे पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस था उसमें मेन वर्ब थी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब थी हैड। तो मैंने कहा था आपको कि जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ बीन एक एडिशनल वर्ड जुड़ जाता है, बीन। मतलब हर एक टेंस का जो लास्ट वाला टाइप है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वहाँ भी बीन आएगा, वहाँ हैज़ बीन हैव बीन आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, मेन वर्ब है वर्ब प्लस आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस आप इसका देख सकते हो, मैं कल रात से पढ़ रही थी। तो आई, सबसे पहले आई लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब हैड भी है, बीन भी है, हैड बीन है मतलब, और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह 2 घंटे से खेल रहा था। इस टेंस में आपको मैंने बताया था कि इस टेंस में मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में क्या अंतर है। एक में टाइम हमको पता चल जाता है कि किस टाइम से ये काम स्टार्ट हो रखा है और अभी भी ये काम चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा, है ना। तो परफेक्ट भी है, काम हो भी चुका है, या हो भी चुका था, या हो भी चुका होगा, और काम चल भी रहा है, चल भी रहा था, चल भी रहा होगा। 2 चीज़ें होती हैं। तो जब 2 चीज़ें होती हैं तो इसमें हम टाइम भी डिनोट करते हैं। सिंस और फॉर मैंने आपको बताया था कि सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है, वो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया है। मैं फिर से नहीं बताऊंगी, आप देख लीजिएगा, पहले मैं बता चुकी हूँ, उसको फिर से एक बार देखना। तो यहाँ आप देख सकते हो आई हैड बिन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के साथ सिंस का यूज़ करेंगे। वह 2 घंटे से खेल रहा था। ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से है, 2 घंटे से है तो फॉर लिखेंगे, 2 बजे से है या 3 बजे से है तो फिर क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जहाँ 2 शब्द होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, वहाँ बीच में नॉट आता है। तो दे हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2006, यहाँ सिंस आया, 2006 के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। अगर लिखा होता कि 2 साल से या 3 साल से तब फॉर आता, ठीक है, तब फॉर आता, और अभी क्या आया है, सिंस आया है। इस तरीके से मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन, नॉट बीच में आ रखा है, प्लेइंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म 2 आवर्स, 2 घंटे से। अगर 2 बजे से बोलते या 3 बजे से बोलते तब क्या आता, तब सिंस आता। 2 घंटे से बोला है, पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, कब के 2 घंटे हैं, कब से टाइम शुरू हो रहा है, ये कुछ निश्चित नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यस और नो वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, क्या से हिंदी में शुरू होंगे और हैड से ये किस में शुरू होंगे, इंग्लिश में। हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और हैड बीन के बीच में क्या आएगा, जैसे हैड बीन के बीच में नॉट आ रहा था नेगेटिव सेंटेंस में, आपने यहाँ पर देखा कि हैड बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ रहा है, यहाँ पर हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। बस इतना आप स्ट्रक्चर देख लेना, बाकी वही स्ट्रक्चर है जो मैं इससे पहले वाले टेंसेस में बताती आई हूँ। ये हो जाएगा, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, हैड शी बीन लिविंग हेयर सिंस जून, जून है तो सिंस आएगा। अगर महीना होता केवल कि 3 महीने से या 2 महीने से, तब यहाँ फॉर आता। यहाँ 3 घंटा है, 3 आवर्स है तो फॉर आया। अगर 3 बजे से होता, 3 o'clock होता, तो फिर सिंस आता। तो ये भी आपको ध्यान देना है। WH क्वेश्चन में आपने पहले ही यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, और बाकी इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सेम यस और नो क्वेश्चन की तरह है। तुम 5 घंटे से क्या कर रही हो, सॉरी यहाँ हो गया, यहाँ थे लिखना था, गलती हो गई थोड़ा सा। वट हैड यू बीन, यू बीच में आ रखा है, हैड और बीन के बीच में, यू बीन डूइंग फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है तो फिर फॉर लिखा है। 5 बजे से होता, 5 o'clock होता, तब फिर हम यहाँ पे सिंस लिखते हैं। 2 आवर्स है इसलिए हमने फॉर लिखा है। 2 बजे से होता, 2 o'clock होता, तब हम यहाँ सिंस लिखते हैं। तो वे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट टेंस के भी सारे टाइप्स हमने कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ओके। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप देख सकते हो इसकी पहचान है गा गी गे, मतलब मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगी, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगी। इस तरीके के जो सेंटेंस जो फ्यूचर में हमने करने हैं, है ना, जो काम हमने फ्यूचर में करना है, तो इस तरह के वाक्य
जिनमें ऐसे काम होते हैं जो हमने फ्यूचर में करने हैं, वो फ्यूचर टेंस में आता है, ठीक है। और फ्यूचर में सबसे पहले इंडेफिनिट की पहचान है गा, घी, के, इस तरह से। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल है और शेल है। अब किसके साथ शेल का यूज़ होता है, किसके साथ विल का यूज़ होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। आई और वी के साथ, ये है फर्स्ट पर्सन, इनको बोलते आई और वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। आप बस ये ध्यान देना कि शेल जो है वो आई वी के साथ यूज़ करते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ विल का यूज़ होता है। और मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो शेल का यूज़ कहाँ करते हैं, शेल का यूज़ किसके साथ होता है, केवल आई और वी के साथ, इन्हें कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनको छोड़ के, आई और वी को छोड़ के, उन सब के साथ विल का यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल ज़्यादा विल ट्रेंड में है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है कि किसके साथ शेल लिखना है या विल लिखना है, तो फिर आप एक काम कीजिए, सबके साथ आप विल लिखना शुरू कर दीजिए। विल का यूज़ आप सबके साथ कर सकते हो। आजकल ट्रेंड में है कि शेल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आई वी के साथ शेल का यूज़ होता है तो आप उसका यूज़ कीजिए। नहीं पता है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तब विल का यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब शेल और विल है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो, मैं फुटबॉल खेलूँगा, आई के साथ शेल, सब्जेक्ट SVO, वही जो स्ट्रक्चर होता है। वर्ब भी पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई के साथ शेल का यूज़ होता है, आई वी के साथ, तो शेल लिखा है, वह तुम्हारी मदद करेगा। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, क्योंकि ही है, आई और वी के साथ ही शेल का यूज़ होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज़, तो इसलिए विल लिखा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप देख सकते हो कि शेल के बाद, शेल और विल के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा हुआ है। मैं घर नहीं जाऊँगा, आई शेल नॉट गो टू होम। वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग द सॉन्ग। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह तुम्हें पढ़ाएगा, तो विल से शुरू होगा, क्योंकि ही है तो ही के साथ विल का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम विल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि यस और नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हिंदी में ये क्या से शुरू होता है। विल ही टीच यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू गो टू स्कूल। WH क्वेश्चन, तुम स्कूल कब जाओगे, वैन विल यू गो टू स्कूल। वैन, यहाँ पर केवल WH क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया है, बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है सेम यस और नो क्वेश्चन की तरह है। वे कल कहाँ खेलेंगे, वेयर विल दे प्ले टुमारो। वेयर, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको पता है कि WH क्वेश्चन वर्ड में आप क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं। तो ये देख लेना आप, स्ट्रक्चर एक बार इसका देख लेना, है ना। स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ जाओगे अच्छे से। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने कहा था, जहाँ भी कंटिन्यूस होगा तो वहाँ पर मेन वर्ब की ING फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। और हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हो, विल और शैल तो वही है, केवल बी, एक एडिशनल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, BEB, ठीक है। और यहाँ हो गया, कंटिन्यूस है तो रहा भी होगा, लेकिन फ्यूचर है तो होगा, रहा होगा। पास्ट है तो रहा था, प्रेजेंट है तो रहा है, इस तरीके से पहचान, ओके। और यहाँ सब्जेक्ट मैंने लिखा है, पहले भी लिखा था कि आई वी के साथ, जिसके साथ शेल का यूज़ होना था उसके साथ शेल बी का यूज़ होगा। अब जिसके साथ विल का यूज़ होना था उसके साथ विल बी का यूज़ होगा, है ना। तो शेल बी का यूज़ आई वी के साथ होगा और बाकी सबके साथ विल बी का यूज़ होगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी, आई शैल बी, यहाँ शैल बी सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, शैल बी है हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग, वेटिंग है मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद है लता एक गीत गा रही होगी, तो सब्जेक्ट है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम है स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का तो सेम ही रहता है, SVO। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, राधा विल नॉट बी। जहाँ भी मैंने कहा था विल और बी दो शब्द आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, सब्जेक्ट या नॉट हमें लगाना है, कुछ भी चीज़ हमें लिखनी है तो वो हम इनके बीच में ही लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो विल और बी के बीच में नॉट लिखा है, विल और बी के बीच में नॉट लिखा हुआ है। राधा पढ़ नहीं रही होगी, तो राधा विल नॉट बी स्टडिंग,
राधा विल नॉट बी स्टडिंग, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे सब्जेक्ट है, विल बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और उनके बीच में क्या लिखा है, नॉट लिखा है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो क्वेश्चन में क्या से शुरू होगा, यहाँ ये विल बी से शुरू होना था, लेकिन विल बी के बीच में हम यू लिखेंगे, पहले भी बता रखा है। नॉट या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो बीच में आ जाएगा। विल यू बी टीचिंग, आईएनजी फॉर्म। क्या वे नहा रहे होंगे, विल दे बी बाथिंग, ये है विल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में दे है सब्जेक्ट, और फिर है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो विल दे बी बाथिंग, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, वे कहाँ पढ़ रहे होंगे, वेयर विल बी दे स्टडिंग, वेयर विल बी मैंने पहले लिखा है, बी बाद में आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, बी बाद में आएगा इधर, ठीक है, बी हम बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वेयर विल दे बी स्टडिंग। दूसरा है तुम यहाँ कब आ रहे होगे, वैन विल यू बी कमिंग हियर, वैन विल यू बी कमिंग हियर। पहले हमने डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने सब्जेक्ट लिखा, और फिर हमने लिखा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने कर दिया है, इसकी पहचान हो गई है। हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हो, मेन वर्ब आप देख सकते हो, किस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप देख सकते हो। ओके, इंट्रोगेटिव में यस और नो और डब्ल्यू एच क्वेश्चन किस तरीके से किए, ये आप देख सकते हो। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट जहाँ भी होगा, पहले भी बताया था, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पर विल और शैल के साथ हैव एक एडिशनल वर्ड है। कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या था, बी था, बी ई बी, इसमें क्या हो गया, एच ए वी, हैव हो गया है। ओके, तो थोड़ा सा एक शब्द थोड़ा अलग हो गया इसमें, हैव पहले जो बी था, और मेन वर्ब है इसमें थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी जो पहचान है, चुका, जहाँ भी परफेक्ट होता है वहाँ चुका हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर। चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट की पहचान है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है, एस वी ओ हम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। वह शाम तक वापस आ चुकी होगी, शी सब्जेक्ट, विल हैव ये है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कम, कम क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, बैक बाय द इवनिंग। ओके, इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो, उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया होगा, तो शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह शाम तक खाना नहीं बना चुकी होगी या नहीं बनाया होगा, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, और इनके बीच में नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय द इवनिंग, ठीक है, और ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो क्वेश्चन में क्या से शुरू होंगे, यहाँ ये विल से शुरू होंगे, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा। क्या वह सो चुका होगा, विल ही हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या वे खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव, विल और हैव के बीच में दे, विल दे हैव इटन फूड, है ना, या फिर टेकन मील ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या फिर विल दे हैव हैड मील ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आता है, और विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है ये यस और नो क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो लिखा है वह अपना पाठ कब पूरा कर चुकी होगी, वैन विल शी हैव कंप्लीटेड हर लेसन, वे स्कूल क्यों नहीं गए होंगे, वाई विल दे नॉट हैव, अगर नॉट भी लिखना है तो नॉट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, वाई विल दे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, इस तरीके से। अगर आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में भी नॉट लगाना है तो यहाँ नॉट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी हमने पहचान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और कौन सा सेंटेंस देखा हमने इसमें, इसमें हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, कैसे करते हैं। इसके बाद लास्ट है
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान जहाँ पे भी कंटिन्यूस होता है वहाँ रहा होगा ही, और रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, ये इसकी पहचान है। इसके साथ साथ इसमें टाइम भी आएगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है काफ़ी बढ़िया, आप देख सकते हो, विल हैव बीन, 3 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब पहली बार हमने देखी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मेन वर्ब क्योंकि कंटिन्यूस है, मैंने कहा था जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जहाँ कंटिन्यूस होगा वहाँ रहा भी आएगा, वहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आएगी। और हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा इसकी अलग हो जाएगी, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है हर एक टेंस की अलग अलग होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे इसका सेम है, स्ट्रक्चर इसका सेम है, फॉर्मेट इसका सेम है, एसवीओ। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन, आई सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है इसकी मेन वर्ब है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें टाइम मैंने नहीं लिखा है हिंदी में, यहाँ आना था सोमवार से, अच्छा लिखा है, सॉरी, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा होऊंगा। तो मंडे है तो मंडे, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। अगर यहाँ पर 2 दिन से या 3 दिन से होता, डे का नाम नहीं लिखा होता, केवल ये लिखा होता कि 3 दिन से नहीं जा रहा हूँ, या फिर नहीं जा रहा होऊंगा, या फिर 4 दिन से नहीं जा रहा होऊंगा, तो फिर हम फॉर लिखते। लेकिन यहाँ मंडे लिखा हुआ है, डे का नाम लिखा हुआ है, या फिर डे का नाम लिखा है, मंथ का नाम लिखा है, ईयर लिखा हुआ है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो आई शैल हैव बीन, आई सब्जेक्ट, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, और बाकी ऑब्जेक्ट है, और सिंस मंडे हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है वह स्कूल से मूवी देख रहा हो, सॉरी, वह सुबह से मूवी देख रहा होगा। सब्जेक्ट विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग मेन वर्ब, और मॉर्निंग है तो सिंस आएगा, मॉर्निंग इवनिंग इनके लिए सिंस आता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ आएगा, विल के बाद आएगा, क्योंकि विल हैव बीन है, विल भी है, हैव बीन भी है, तो विल के जस्ट आफ्टर नॉट आएगा, ठीक है। वे एक हफ्ते से तुमसे बात नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर अ वीक, एक हफ्ते से है तो यहाँ भी फॉर आएगा। वे सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। तो नॉट कहाँ आएगा, विल के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, अगर 2 होता तब तो बीच में लिखते, 2 हेल्पिंग वर्ब, मतलब 2 शब्द होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, विल हैव होता तब तो हम बीच में लिखते हैं, लेकिन यहाँ 3 है, विल हैव बीन है, तब पहले वाले शब्द के बाद आएगा नॉट, ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो भी इसके बाद ही आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो क्या से शुरू है, और यहाँ लिखा है क्या मैं इस साल के अंत तक किताबें लिख रहा होऊंगा, शैल हैव बीन, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है। आई जो है फर्स्ट वर्ड के बाद आ रखा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। क्या वह तुम्हें सुबह से पढ़ा रही होगी, विल शी हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, विल शी हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, मॉर्निंग है तो सिंस आएगा, ठीक। WH क्वेश्चन वर्ड में कहाँ, WH क्वेश्चन वर्ड वेयर है तो वेयर आएगा। जैसे है वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से है तो 4 आवर्स, 4 बजे से होता तो सिंस आता, 4 घंटे से है तो फॉर आया है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 सालों से है तो क्या रखा है, 5 सालों से है तो फॉर लिखा है। अगर साल होता 1948 होता, या फिर 2002 होता, तब यहाँ सिंस आता, है ना, और बाकी इसका स्ट्रक्चर सेम ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे सेंटेंस हमने किए, और ये जो भी PDF फाइल है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको किसी भी टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना इसकी, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं टेंस, बड़े इजी वे में मैंने आपको समझा रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और चैनल